बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉ ऑफ एविडेंस के आर्टिकल 53 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आर्टिकल 53 डील करता है ऐसी किसी स्टेटमेंट की एविडेंस को जो कि किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा हो या किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो या सीरीज़ ऑफ लेटर्स में वो मेंशन की गई हो या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट में हो जो किसी बुक का पार्ट हो या किसी लॉन्गर स्टेटमेंट का हिस्सा हो। तो उस एविडेंस को अगर कोर्ट में पेश किया जाता है, उस स्टेटमेंट को कोर्ट में पेश किया जाता है एज एविडेंस, तो उसका जो रेलेवेंट पार्ट है सिर्फ वही पेश किया जाएगा, ना कि वो पूरा डॉक्यूमेंट या वो पूरी जो स्टेटमेंट होगी या जो पूरी बुक होगी वो रेलेवेंट नहीं होगी। सिर्फ वो पार्ट उसका जिसको कोर्ट समझेगी अंडर द सर्कमस्टांस ऑफ द केस कि ये रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द मैटर, तो उसी हद तक वो रेलेवेंट होगा, उसी हद तक वो एविडेंस में पेश किया जाएगा। अब इस आर्टिकल को पढ़ के देखते हैं। When any statement of which evidence is given forms part of a longer statement or of a conversation or part of an isolated document or is contained in a document which forms part of a book or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, book or series of letters or papers as the court considers necessary। तो जिस हद तक कोर्ट मुनासिब समझेगी टू एक्सप्लेन द मैटर, उसी हद तक उसको एविडेंस में पेश किया जाएगा, बाकी उसका पार्ट जो है वो रेलेवेंट नहीं होगा। इन दैट पर्टिकुलर केस which the court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement and of the circumstances under which it was made। तो वो जो स्टेटमेंट है जित हद तक कोर्ट समझेगी कि वो रेलेवेंट है, वो नेसेसरी है टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द मैन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस हद तक उसको एविडेंस में पेश किया जाएगा। उसके अलावा बाकी जो उसका पार्ट है उसको वो एविडेंस में रेलेवेंट नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 54 है प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल। आपने सीपीसी के सेक्शन 11 में प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट ड्यूटी काटा पड़ा होगा कि जब कोई मैटर ऑन द सेम इशू बिटवीन द सेम पार्टीज अपॉन द सेम सब्जेक्ट ऑफ मैटर वो किसी कोर्ट में एक दफ़ा डिसाइड हो जाए, तो फिर ऑन द सेम इशू बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर द सेम कॉज ऑफ एक्शन वो दोबारा उसको कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। तो या इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपने पढ़ा होगा कि सेक्शन 403 के तहत कि जब किसी एक जुर्म के तहत मुलज़म को सज़ा हो जाए या उसको बरी कर दिया जाए तो दोबारा उसी चार्ज के तहत उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी डबल जॉपर्टी जो है केस में 2 दफ़ा सज़ा पे पाबंदी लगाता है, तो ये आर्टिकल 54 भी उसी की एक कनेक्शन है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court are to take cognizance of such suit or to hold such trial। तो जब कोर्ट में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या ये जो मैटर अंडर सब जुडिस है ये whether it has already been decided between the same parties under the same cause of action on the same issues, या एक उसी चार्ज के तहत पहले क्रिमिनल ट्रायल में उसका फैसला हो चुका है, वेदर एक्विटल का या कन्विक्शन का जो भी उसका डिसीजन हो, तो उसको दोबारा ट्रायल नहीं किया सकता, दोबारा वो सिविल सूट कोर्ट में नहीं चल सकता। तो आप पिछले सूट की जो एविडेंस है या पिछले सूट की जो जजमेंट है या पिछले ट्रायल का जो फैसला है उसको कोर्ट में नेक्स्ट ट्रायल में या सूट में आप एज रेलेवेंट एविडेंस उसको पेश कर सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि द मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड इन द प्रीवियस जजमेंट और इन द प्रीवियस ट्रायल। इसके बाद आर्टिकल 55 है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्स्ट्रा जुरिसडिक्शन। ये आर्टिकल बेसिकली डील करता है जजमेंट्स इन रैम को। जजमेंट्स 2 तरह की होती हैं, जजमेंट इन पर्सोनम एंड जजमेंट इन रैम। जजमेंट इन पर्सोनम होती है किसी एक शख्स के खिलाफ, जजमेंट इन रैम होती है जो पब्लिक एट लार्ज, वो तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होती है, जबकि जजमेंट इन रैम जो है वो एप्लीकेबल होती है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द पार्टीज टू द सूट और प्रोसीडिंग्स। अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction which confers upon or takes away from any person any legal character। तो किसी प्रोबेट में, मैट्रिमोनियल या एडमिरल्टी या इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन में जब कोर्ट की कोई जजमेंट जो किसी शख्स के ऊपर कोई लीगल करैक्टर उसको डिवॉल्व करती है और या उससे वापस ले लेती है या उसको ये करैक्टर देती है,
आर विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी इंटाइटल्ड टू एनी सच करेक्टर, या कोर्ट किसी को डिक्लेयर करती है कि पर्सन इज इंटाइटल्ड टू सच करेक्टर आर टू बी इंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन बट एब्सोल्यूटली, और वो जो उसका इंटाइटलमेंट है जो डिक्लेयर करती है वो किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि वो इन जनरल होता है अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज, is relevant when the existence of any such legal character or the title of any such person to any such thing is relevant। तो वो जो जजमेंट है वो रेलेवेंट होगी अगर इन फ्यूचर दोबारा कोई क्वेश्चन राइज होता है, कोई दूसरा शख्स क्वेश्चन राइज करता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन वो इंटाइटल्ड है उस राइट का, उस करेक्टर का, उस चीज़ का, तो ये जो सबका जजमेंट है दैट विल बी रेलेवेंट टू प्रूव दैट द पर्सन हैड दैट करेक्टर और ही वाज इंटाइटल्ड टू सच थिंग। सेकंड इसका पार्ट है आर्टिकल का, सच जजमेंट ऑर्डर डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में थी रेलेवेंसी कि जजमेंट जो है वो रेलेवेंट है टू प्रूफ इन सब्सिक्वेंट इशू कि वो आदमी उस करेक्टर का इंटाइटल्ड था या नहीं था, या वो उस चीज़ का, उस थिंग का वो इंटाइटल्ड था या नहीं था। जबकि सेकंड पार्ट में यह है कि वो जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ होगी उसके करेक्टर का या उसके राइट का। That any legal character which it confers accrued at the time when such judgment, order or decree came into operation। तो जब कोर्ट किसी शख्स को कोई लीगल करेक्टर या कोई राइट कन्फर कर रही है तो वो जजमेंट उस चीज़ का कंक्लूसिव प्रूफ होगी कि फ्रॉम द टाइम ऑफ द जजमेंट वो शख्स उस करेक्टर का हकदार था, he was entitled to hold that character or he was entitled to hold that thing। That any legal character to which it declares any such person to be entitled। अब पिछला जो हमने अभी पढ़ा था उसमें था कोर्ट कन्फर्स, कोर्ट उसको दे रही है। सेकंड है दैट एनी लीगल करेक्टर टू विच डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी इंटाइटल्ड। यहाँ पे कोर्ट डिक्लेयर कर रही है कि दैट पर्सन इज इंटाइटल्ड टू दैट करेक्टर, यहाँ पे कन्फर नहीं कर रही, डिक्लेयर कर रही है कि ही इज इंटाइटल्ड। accrued to that person at the time when such judgment order decree declares it to have accrued to that person। तो वो शख्स उस लीगल करेक्टर को रखने का या उस चीज को रखने का हकदार कब से होगा, जब से कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम ही वाज इंटाइटल्ड टू हैव दैट करेक्टर और ही वाज इंटाइटल्ड टू हैव दैट थिंग। थर्ड है इसका दैट एनी लीगल करेक्टर विच इट टेक्स अवे फ्रॉम एनी सच पर्सन सीज्ड एट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट ऑर्डर डिक्री डिक्लेयर्ड दैट इट हैड सीज्ड और शुड सीज। तो अगर कोर्ट किसी शख्स से कोई करेक्टर वापस ले रही है या कोई राइट टू होल्ड समथिंग वापस ले रही है तो वो कब से वो राइट उसका सीज्ड कंसिडर किया जाएगा या उसका करेक्टर कब से कंसिडर किया जाएगा कि दैट हैज बीन सीज्ड, जिस वक्त से कोर्ट डिसाइड करेगी कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम दिस करेक्टर हैज बीन सीज्ड और दिस राइट हैज बीन सीज्ड। And that anything to which declares any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment, order, decree declares that it had been or should be his property। और जहाँ पे कोर्ट डिक्लेयर करती है कि कोई आदमी किसी प्रॉपर्टी का हकदार है तो जिस वक्त से कोर्ट डिसाइड करेगी उस वक्त से वो कंसिडर किया जाएगा कि ही इज इंटाइटल्ड टू हैव, ही हैज अ राइट over that property, is entitled to have that property, he is the owner of that property from the time from where the court explained, court ordered that from that particular time he holds that property। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 56, relevancy and effect of judgments, orders or decrees other than those mentioned in article 55। अब 55 में जो जजमेंट्स और डिक्रीज का जो हमने ऑर्डर्स का जो पढ़ा था, दीज वर रेलेवेंट ऑन काउंट ऑफ बीइंग जजमेंट इन रेम, जो पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ जजमेंट्स थी। अब आर्टिकल 56 में है जजमेंट्स ऑर्डर डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 55 आर रेलेवेंट इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ अ पब्लिक नेचर रेलेवेंट टू द इंक्वायरी बट सच जजमेंट ऑर्डर्स आर डिक्रीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट। अब यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है ये हो रहा है जजमेंट इन रैम का। अगर जजमेंट इन रैम में कोई ऐसा मैटर डिस्कस किया गया है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो रिलेट करता है, जिसकी जो नेचर है वो पब्लिक के से रिलेट करती है, तो वो सबका जजमेंट जो है फर्दर किसी केस में दैट विल बी रेलेवेंट टू प्रूव दैट पब्लिक करेक्टर, लेकिन इट विल नॉट बी अ कंक्लूसिव प्रूफ। आर्टिकल 55 के तहत था कि दैट वाज कंक्लूसिव प्रूफ, लेकिन आर्टिकल 56 के तहत दैट जजमेंट विल बी ओनली रेलेवेंट टू प्रूफ। आर्टिकल 57 है जजमेंट एक्स्ट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 54 to 56 व्हेन रेलेवेंट। जजमेंट ऑर्डर्स आर डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 54, 55 एंड 56 आर इररेलेवेंट। तो जजमेंट इन
पर्सोनम जो है वो बाकी लोगों के खिलाफ इररेलेवेंट होगी। वो जो दो पार्टीज थी उनकी हद तक तो वो रेलेवेंट है कि फर्दर प्रोसीडिंग में अप्रूव कर सकते हैं कि द सेम मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, नाउ इट कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अगेन। लेकिन किसी तीसरे शख्स के खिलाफ वो सबका जजमेंट दैट विल नॉट बी रेलेवेंट अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ द जजमेंट ऑर्डर डिक्री इज a fact in issue or is relevant under some other provisions of this order। ये जजमेंट जो इन पर्सोनम है ये सिर्फ उसी सूरत में रेलेवेंट होगी जब नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स में फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट जो है वो ही इस जजमेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में हो कि वेदर दिस जजमेंट एग्जिस्ट और नॉट, तो उस सूरत में ये रेलेवेंट होगी। अदरवाइज जजमेंट इन पर्सोनम जो है वो किसी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में रेलेवेंट नहीं होगी। इसके बाद आर्टिकल 58 है फ्रॉड और कोलूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव। आपने सीपीसी के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में पढ़ा होगा कि एक अगर कोर्ट ने डिक्री पास की है और दूसरी पार्टी समझती है कि दैट डिक्री हैज बीन पास्ड अंडर लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, द कोर्ट डिड नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू पास दैट डिक्री और दैट डिक्री वाज ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन, तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सीपीसी के तहत उसको उसी कोर्ट में जिसने डिक्री पास की थी एक एप्लीकेशन के जरिए उस डिक्री को चैलेंज किया जा सकता है। तो आर्टिकल 58 भी उसी चीज़ को डील कर रहा है कि अगर कोई पार्टी जो हमने अभी बात की कि जो रेलेवेंट्स हैं जजमेंट्स, जैसे आर्टिकल 54, 55 के तहत 56 के तहत जो पिछली जजमेंट्स रेलेवेंट्स होंगी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में, तो एडवर्स पार्टी उस कोर्ट में ये प्रूव कर सकती है कि जो प्रीवियस जजमेंट जो कि रेलेवेंट है या जो कंक्लूसिव प्रूफ थी ऑफ राइट की अंडर आर्टिकल 54 दीज जजमेंट्स वर ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड तो आर वांट ऑफ जुरिसडिक्शन और मिसप्रेजेंटेशन, तो इस ग्राउंड को कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इन आर्टिकल्स को पढ़ें समझें और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।